चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के समकालीन विश्व राजनीतिक वाले पुस्तक के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। परिचय देखें तो 1990 के दशक से शुरू में विश्व राजनीतिक में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेगा और यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी एशियान का उदय दमनदार शक्ति के रूप में हुआ। उसके बाद यूरोपीय संघ का आसियान, दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा और साथ ही उन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। और चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीतिक पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। और इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। देखते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे और क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान देने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उससे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध में उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने और 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बादी तो झेली, लेकिन उन मान्यताओं और अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की और इससे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई और यह एक ऐसा मंच बना जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। और 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी, यानी एक एकीकरण का कालक्रम देख सकते हैं। और यह उसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया और सोवियत संघ के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्दा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया और एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदल कर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप ले गया और अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा। और हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है और अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे और यह प्रक्रिया आसान नहीं रही और अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं हुए थे जो कि ताकत उसके देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था और जो अमेरिका के ही लगभग है और इसकी मुद्रा यूरो
यूरो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजरिए देशों पर नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूरदराज के मुल्कों पर भी है और यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है और इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को भी प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई और सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी सेना है और इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार है और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामले में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामले में इसके सदस्य देशों को अपनी विदेश और रक्षा नीति के जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस पर इस हमले के खिलाफ थे और यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे और यूरोप के कुछ हिस्से में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराजगी है और यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा और में डेनमार्क और स्वीडन में मस्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो तो मानने का प्रतिरोध किया और इससे विदेशी और रक्षा मामले में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती गई। उसके बाद देखते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन के बारे में देखें। इसके पहले यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अप्रैल 1991 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। मार्च 1997 में इन्हीं 6 देशों ने रोम के संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। फिर जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। फिर जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला अध्यक्ष चुनाव हुआ। फिर जनवरी 1981 में यूनान यानी ग्रीक ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। फिर जून 1985 में नुशांगेन संधि में यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किए गए और जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। फिर अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मस्ट्रिक्ट संधि पर दस्तखत हुआ। फिर जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन हुआ। फिर जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। फिर मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया और लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के भी यूरोप संघ में शामिल हुए। फिर जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल और स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया। फिर दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई। फिर 2012 में
यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। 2016 में ब्रिटेन ने जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन यानी एशियान का दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें और आपके ख्याल में कौन कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए। और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का एक हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। और उसके बाद युद्ध समाप्त होने पर इस राष्ट्र निर्माण आर्थिक पिछड़ेपन और गरीब और समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा और टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। और उसके बाद बंगुड सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास और उसके बाद अपने वैश्विक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। और इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी एशियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। और 1967 में इस क्षेत्र के 5 सदस्य ने बैकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था और कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम और वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या इसकी तहत अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। औपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसको आसियान शैली भी कहा जाने लगा। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और दुनिया में सबसे तेज रफ्तार में आर्थिक तकनीकी करने वाला सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को हथियार और उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। और 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंत तक संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की और आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा और आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है और इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसके इलाके सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूद व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी
भी ध्यान दिया और इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर भी दी। और आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजय दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है और इसी तकरीबन से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति, खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकास होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। और शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की। अब भारत ने दो एशियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। और यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। और उसके बाद चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में देखें। आइए अब हम अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक बता रहा है। 1978 के बाद से जारी चीन का आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। और आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है आर्थिक वृद्धि कर रहा है। और उसके बाद और माना जाता है कि रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्वी एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामले में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। और इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी और आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई और चारा न था। और हाँ, थोड़े समय पर तक इससे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। और इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोड़ा था। और चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीकी और सामानों की खरीद के लिए निवेश मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातीय सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर भी तैयार करना शुरू कर दिया। और इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों में भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जाती थी और खेती के पैदावार उद्योग की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। और अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रण आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। और ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा और इसका औद्योगिक उत्पाद पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व में 1970 के दशक
दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1992 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन-लाओ ने कृषि उद्योग, सेना और विज्ञान उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खेल द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश में उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए और उसके बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का एकीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का और व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम पर लगा सकते हैं। और नई आर्थिक नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही देश क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही और व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा और चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल मॉडल है और इसके दमन पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। अब चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिक से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था के एक मनचाहा रूप देना की है। और चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला और चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं और वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत उतने ही खराब है जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। और इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान, भ्रष्टाचार के बढ़ते जैसे परिणाम भी सामने आए और गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक सफलता बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि सभी उसका लोहा मानने लगे और चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी कि अपने व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही एकीकरण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान उसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के चीन के आर्थिक उभार में काफ़ी मदद किया। लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसी नीतियाँ बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। उसके बाद चीन के साथ भारत के संबंध के बारे में थोड़ा देखें तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे और चीन के अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। और चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे और भारत के भी अनेक राजवंश और साम्राज्यों का प्रभाव इसके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका
भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और संस्कृति भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्र के मामले में कभी नहीं टकराए थे। अब इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश अपने एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके, और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किल आई। और अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को बाहर करने के बाद यह उम्मीद जागी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीन भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चलते सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गया। और भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावे के चलते 1962 में लड़ पड़े। और 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बढ़ा और बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दे की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन और भारत का साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है चीन। और उसके बाद 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इसके संबंधों का रणनीति भी नहीं, आर्थिक पहलू भी है। और दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं। अब दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयास को बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों को शुरुआत की। और दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी दिए। 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ गया और इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई। और चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर हो गई चुकी थी। और हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे। और जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। और वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण के कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन और सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। और इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारिक अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं और इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत करने में मदद मिली है। हालांकि हाल के समय में
दोनों देश के बीच संबंधों में गिरावट आई है। इसके कारण सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना आदि है। उसके बाद ये एक है जापान के बारे में थोड़ा देख लें तो सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज़दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे और उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनने के लिए इनके नाम मशहूर है। और जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की और जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं डेवलपमेंट का सदस्य बन गया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देश में शामिल है और आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। परमाणु बम की भीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है और जापान के संविधान के अनुसार जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र व संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए तैयार करते हैं और जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है और इस तथ्य को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया जा सकती है कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावशाली होगा। और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्तक्षेप किए गए प्रमुख समझौते के बारे में भी पता करेंगे। उसके बाद दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा देख लें तो कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया था। 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया। अतः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक में से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हुआ, जिसे हॉन नदी पर चमत्कार कहा जाता है और अपने सर्वांगीण विकास को संकेंद्रित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया और 2017 में एशिया की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य खर्च में एशिया का 10वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 है और इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में है और उसके बाद सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापार, मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है और अन्य कारकों से निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वृत्ति वितरण नीतियाँ है और सार्वजनिक और संरचना विकास है और प्रभाव संस्था और शासन है। सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। हाल के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौते के बारे में पता करें।